हेलो नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। मैं आयुष रंजन एक बार फिर से आप समस्त लोगों का टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन के पोर्टल पर तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, अपने अपने स्वाध्याय में लीन होंगे और अपना अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि वर्तमान में मेरी उपस्थिति आपके समक्ष ब्रिज कोर्स के मद्देनजर इंग्लिश पेडागोजी को लेकर हो रही है और उसी दौर में मैं एक बार फिर से आज वापस आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। सबको वेरी गुड इवनिंग। मनीषा जी, भुवन जी, हंसला जी, मुनीष जी। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि अभी हम लोग इंग्लिश पेडागोजी के अंतर्गत यूनिट वाइज तरीके से काम कर रहे हैं और उसी दौर में आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आज हम जिस चीज के ऊपर बात करेंगे उसकी सूचना यहां पर उद्धृत है। यूनिट 2 चैप्टर नंबर 5 एंड वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 3 इन द सीरीज, है ना। आज का जो टॉपिक है, कल का जो टॉपिक था और आगे आने वाले कल का जो टॉपिक होगा, मीन्स यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, इन तीनों दिन के जो टॉपिक हैं वो तीनों दिन के टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपने कल की कक्षा में देखा, आज की कक्षा में भी आप एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज को देखेंगे और कल भी आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को देखने वाले हैं। तो बी प्रिपेयर्ड मेंटली एंड वंस अगेन अ सिंगल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल योर साइड, है ना। सर इंग्लिश पैडा कब तक खत्म होगा? इंग्लिश पैडा कब तक खत्म होगा? इंग्लिश पैडा कब तक खत्म होगा? इसकी जानकारी लेने के लिए पूरे यूनिट की जानकारी आपको चाहिए होगी। लगभग कम से कम 2 हफ्ते अभी मैं कहीं नहीं जा रहा, तो 2 हफ्ते तो अपने आप ये जो सेशन है वो चलेगी और 2 हफ्ते में भी चीज़ें मुकम्मल तरीके से हो जाएं उसके लिए देखना पड़ेगा कि क्या मैं वो डिलीवर कर पाया हूँ जितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक, सो आई एम गुड, है ना। और आप लोगों के इस जेस्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो बी प्रिपेयर्ड, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। आइए आज के सत्र की शुरुआत करें क्योंकि मेरा टाइम गोपाल जी के टाइम के साथ क्लास हो जाता है, सो आई डोंट वांट एनी टाइप ऑफ क्लास। आइए, लेट्स फोकस ऑन टुडेज क्वेश्चन। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी गुड लेवल क्वेश्चन, है ना। आइए, क्या कह रहा है पहले सवाल समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट। कह रहा है व्हाट प्री रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज कैन टीचर यूज। दूसरा पार्ट कह रहा है हाउ डू रिसोर्सेज लाइक रीडिंग कॉर्नर्स, चिल्ड्रंस बुक, मैगजीन्स, पोस्टर्स, न्यूज़पेपर्स, पिक्चर कार्ड्स, जादुई पिटारा, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स एंड ई कंटेंट सपोर्ट रीडिंग डेवलपमेंट। So as you can clearly see that there are 2 parts of this question. इस पूरे के पूरे प्रश्न के 2 खंड हैं। पहला खंड क्या कह रहा है? पहला खंड कह रहा है कि एक शिक्षक प्री रीडिंग और पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें करवा सकता है ना। यानी कि किसी चीज को पठन यानी कि रीड कराने से पहले की एक्टिविटी क्या क्या होगी और बाद की एक्टिविटी क्या क्या हो सकती है। पहला पार्ट तो यह है। दूसरा पार्ट कह रहा है कि किस प्रकार से अलग अलग संसाधन जैसे रीडिंग कॉर्नर्स, बच्चों की पुस्तकें, मैगजीन्स, पोस्टर्स, न्यूज़पेपर्स, पिक्चर कार्ड्स और जादुई पिटारा, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम और ई कंटेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट, ये किस प्रकार से रीडिंग को असिस्ट कर सकते हैं। तो वंस अगेन दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन 2 फॉर्मेट्स। 2 तरीकों से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। वन इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें आपको सारे चीजों को क्लब करके पूछ दिया गया, क्वेश्चन के 2 पार्ट बनाए गए, या फिर इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल पार्ट में करते हुए शॉर्ट आंसर टाइप भी पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पर यू कैन बी आस्क्ड द क्वेश्चन कि हाउ कैन रीडिंग कॉर्नर्स, चिल्ड्रन बुक एंड मैगजीन विल असिस्ट और विल डेवलप द रीडिंग स्किल ऑफ अ चाइल्ड। तो अगर आपने इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को समझ लिया, पूरी की पूरी चीजों को समझ लिया, तो लॉन्ग आंसर हो चाहे शॉर्ट आंसर हो, यू विल बी इन अ पोजीशन टू टैकल द सिचुएशन, है ना। तो वापस चलते हैं। इससे पहले कि मैं वापस आऊं इस पीडीएफ पे, लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी विथ नोट। और जो लोग आज पहली बार क्लास देख रहे हैं मेरी, वेलकम टू द सेशन। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा, हैव पेशेंस, चीजों को समझते हुए चलिए और 1-2 क्लासेस के बाद आपको खुद लगने लगेगा कि आप किसी नई जगह पर नहीं है, है ना। एक बात आप मुझे बताइए, मुझे इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में मुझे किस डिमांड को कैटर करना है? डिमांड यह है कौन कौन से प्री रीडिंग और पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज शिक्षक करवा सकता है। What are the pre-reading and post-reading activities that a teacher can use in a classroom? है ना, pre-reading and post-reading activities, post-reading activities
post reading activities that a children नहीं, that a teacher can use, अब टीचर कौन कौन से प्री रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज का इस्तेमाल करेगा वो बाद की बात है, पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना है। किसी चीज को रीड कराने से पहले और किसी चीज को रीड कराने के बाद टीचर क्या करेगा वो तो हम देखेंगे। हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है कि इसकी इंट्रोडक्शन को हम लिखें। टीचर पढ़ाने से पहले कुछ भी करे और पढ़ाने के बाद कुछ भी करे, एक बात तो बिल्कुल तय है कि ये जो दोनों एक्टिविटीज होंगी, वेदर प्री रीडिंग एक्टिविटी या पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी, ये टीचर की एक कोशिश है। इट इज एन एफर्ट ऑफ अ टीचर। किस बात की कोशिश है कि बच्चा अपने आप को टेक्स्ट से, यानी कि जिस चीज को पढ़ रहा है उससे जोड़ सके। So if you are a teacher and you are doing XYZ any activity, whether pre-reading or post-reading, your fundamental objective is to allow a child connect with text. आपका पहला उद्देश्य यह है कि आप उन एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों को पढ़ने वाली चीज के साथ संबंध बनाने पर स्वाभाविक तरीके से उनको असिस्ट कर सके, उनकी मदद कर सके। इट मीन्स व्हाट? प्री एंड पोस्ट एक्टिविटी कुछ भी हो, पर्पस क्या है इसका? पहला पर्पस क्या हो गया? टू अलाउ अ लर्नर, एक अधिगमकर्ता को, टू अलाउ अ लर्नर कनेक्ट विथ टेक्स्ट, कि बच्चा जो पढ़ रहा है उससे खुद को जोड़ पाए। कैसे जोड़ पाएगा, कौन कौन से तरीके होंगे वो हम देखेंगे। अब इफ अ चाइल्ड इज एबल टू कनेक्ट हिमसेल्फ विथ टेक्स्ट, अगर एक बच्चा पढ़ने वाली चीज से खुद को जोड़ पा रहा है, इट मीन्स व्हाट? लर्निंग इज बिकमिंग एंजॉयबल। ही इज रीडिंग इन अ ब्लिसफुल स्टेट, वो आनंददायक वातावरण में पढ़ रहा है। तो आपका उद्देश्य यह भी है कि आप बच्चों को एक एंजॉयबल, मनोरंजन युक्त, उसके ऊपर बर्डन कम करते हुए, बोझ कम करते हुए पढ़ने का माहौल प्रदान कर रहे हैं। सो द पर्पस इज टू अलाउ अ चाइल्ड रीड विथ कंफर्ट। आप बच्चे को सुगमता के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उसी प्रेरणा के चक्कर में आप अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? वंस अगेन वी विल डिस्कस। अभी हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब आपने बच्चे को इस लायक बना दिया कि वो जो पढ़ रहा है उससे वो खुद को जोड़ पाए। आपने बच्चे को उस लायक बना दिया कि बच्चे कंफर्टेबल एरिना में, कंफर्टेबल क्षेत्र में, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं। इट मींस व्हाट? बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अपने आप बेटर होगी। समझ तब बेहतर होती है जब पढ़ा सुकून से जाए, और वो सुकून प्रोवाइड कराने के लिए तो एक्टिविटी चल रही है, चाहे वो प्री रीडिंग हो या पोस्ट रीडिंग हो। सो एज अ टीचर व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव? माय ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट better understanding of text in learner। एक अधिगमकर्ता में मैं पढ़ने वाली चीज को लेकर बेहतर समझ पनपा पाने की स्थिति में एक्टिविटी करवा रहा हूं। और इसका क्रक्स क्या कह सकते हैं? कोई भी प्री रीडिंग या पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी क्यों करवाई जाती होगी? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि लर्नर शुड बी इन अ पोजीशन टू डेवलप हिज ओन इंटरेस्ट इन द टेक्स्ट विच ही इज रीडिंग। एक बच्चे के अंदर अगर आपने इंटरेस्ट जगा दिया पढ़ने को लेकर, और इंटरेस्ट जग कैसे रहा है? बच्चा कंफर्ट तरीके से पढ़ रहा है। इंटरेस्ट जग क्यों रहा है? बच्चा जो पढ़ रहा है उससे खुद को जोड़ रहा है। बच्चा क्यों इंटरेस्ट बिल्ड कर पा रहा है? क्योंकि बच्चा समझ रहा है जो वो पढ़ रहा है। सो माय पाइवोटल, मेरी जो धुरी है इस पूरे के पूरे पर्पस की, वो ये है कि मैं बच्चे को टू हेल्प अ लर्नर बिल्ड इंटरेस्ट
build interest in reading. So these are my 4 objective. ये मेरे 4 उद्देश्य हैं. कौन से 4 उद्देश्य? प्री रीडिंग और पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी करवाने के उद्देश्य. तो मेरी इंट्रोडक्शन की शुरुआत कैसे होगी? एवरी प्री रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी इज डिजाइंड टू allow a learner connect with text, comma, allow a child read with comfort, comma, promote better understanding of text in learner and help a learner build interest in reading. Introduction done. किसी भी प्री रीडिंग और पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों को पढ़े जाने वाली चीज के साथ जोड़ना है, कॉमा, बच्चों को सुगम वातावरण में पढ़ने के लिए प्रेरित करना है, कॉमा, बच्चे की समझ को बेहतर बनाना है और बच्चे के पठन में उसकी रुचि को जागृत करना है. यही प्री और पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी का मेरा पर्पस है. तो वंस दिस इंट्रोडक्शन इज डन, अब कौन सी बात आ जाएगी कि सर एक बात बताओ, फिर ये तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हो गया, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? टीचर कौन कौन से प्री रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी का यूज करेगा. तो अब आइए ना, अब पहले प्री रीडिंग एक्टिविटी पे चलते हैं, फिर पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी पे चलेंगे. तो अगला ब्लॉक क्या हो जाएगा मेरा? प्री रीडिंग एक्टिविटीज. प्री रीडिंग एक्टिविटीज पढ़ाने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे कारनामे हैं जो बतौर टीचर, एज टीचर आप करने चाहिए. अब आपने सुना होगा एक चीज, एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्री रीडिंग एक्टिविटी कही जाती है जिसको कहते हैं पिक्चर वॉक. नहीं सुना तो अब सुन लीजिए. पिक्चर वॉक का मतलब क्या होता है? बच्चों को पढ़ाने से पहले कोई तस्वीर दिखाई जाती है उस टॉपिक से रिलेटेड, है ना, और तस्वीर दिखाते हुए, इमेज दिखाते हुए, पिक्चर दिखाते हुए बच्चों को कहा जाता है कि गेस कीजिए कि ये पूरी की पूरी जो तस्वीर है वो किस संदर्भ में दी गई है. सो पिक्चर वॉक इज ए एक्टिविटी वेयर अ पिक्चर इज शोन, a picture is shown to a learner and he or she is asked to infer का मतलब क्या होता है? अनुमान. infer the context of the picture. context of the picture, यही है पिक्चर वॉक. आपने बच्चे को एक तस्वीर दिखाई, एक इलस्ट्रेशन दिखाया, और इलस्ट्रेशन देने के बाद इंट्रो एक बार और बोल दीजिए सर प्लीज. सलीम जी, आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू रिपीट द इंट्रोडक्शन टाइम एंड अगेन बिकॉज आई हैव अ टाइम कॉन्स्टेंट. तो आपके पास ये क्लास तो वैसे भी रिकॉर्डेड अवस्था में आ जाएगी. आप जहां से देखना शुरू कर चुके हैं वहां से कंटिन्यू कीजिए और धीरे धीरे आपको मौजूद भी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या था. ठीक है, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि इफ यू मिस एनीथिंग, आप जहां से जुड़ रहे हैं वहां से कंटिन्यू कीजिए. वंस द क्लास गेट्स ओवर, ऑल योर क्लासेस गेट्स ओवर ऑफ द शेड्यूल्ड डे, तो आप उस दिन के अंत में जाकर जितने चीज आपकी छूटी है उसको आप बैक फॉर्मेट में जाके देख लीजिए. ठीक है, मैं क्या कह रहा था? पिक्चर वॉक का मतलब समझ में आया? एक पिक्चर बच्चे को दिखाना, कॉन्टेक्स्ट, एक पिक्चर बच्चे को दिखाना और उसको कहना कि आप अनुमान कीजिए कि ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर किस कॉन्टेक्स्ट में दी गई है, इस पिक्चर में कौन सी कहानी छुपी है. अब आप बोलेंगे कि सर ये एक्टिविटी कराने से क्या होगा, वाई? अब इस वाई का जवाब क्या है, मैं आपको ले जाना चाहूंगा 2 दिन पुराने क्लास में. आपको मैं एक चीज बता रखा था, स्कीमा बिल्डिंग. स्कीमा वर्ड याद है किसी को? स्कीमा क्या था? मेंटल फ्रेमवर्क. बच्चा किसी चीज को भी समझने के लिए अपने माइंड में एक फ्रेमवर्क तैयार करता है जिसको स्कीमा कहते हैं. तो जब आप बच्चों को पिक्चर दिखाकर यह पूछ रहे हैं कि बताओ ये किस कॉन्टेक्स्ट में पिक्चर दी गई है, इट मींस यू आर हेल्पिंग अ चाइल्ड बिल्ड स्कीमा. तो ये जो एक्टिविटी है, दिस एक्टिविटी विल हेल्प अ चाइल्ड
It will help a child in schema building. और जैसे ही कोई बच्चा स्कीमा बिल्डिंग कर रहा है, अपने मेंटल फ्रेमवर्क को तैयार कर रहा है, इट मींस ही इज गेटिंग इंगेज्ड इन लर्निंग, वो अधिगम में सक्रिय भागीदार बन रहा है। और किसी भी अधिगम में अगर बच्चा सक्रिय भागीदार बनेगा, इट मींस ही विल बी हैविंग इंटरेस्ट, उसकी अभिरुचि जागृत होगी। और अगर अभिरुचि जागृत हो गई तो योर एंटायर लर्निंग, योर एंटायर टीचिंग विल बी पर्पसफुल एंड लॉन्ग लास्टिंग। आपकी पूरी की पूरी अधिगम, आपका पूरा का पूरा शिक्षण अर्थपूर्ण होगा और स्थायी होगा। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं? सेकंड, you can use discussion and brainstorming activity. Brainstorming activity. अब ये क्या है सर? मान लीजिए कि आपको आज बच्चों को किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे पढ़ने के लिए कहना है, और वो टॉपिक है पार्क, उद्यान। अब बच्चों को उद्यान या पार्क के ऊपर किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने से पहले आप क्लास में जाकर एक इन जनरल क्वेश्चन पूछिए। और वो इन जनरल क्वेश्चन क्या होगा? हाउ मेनी यू हैव बीन टू पार्क? आप में से कितने लोग पार्क गए हो? दिस इज व्हाट, जैसे रियल मैच को खेलने से पहले प्रैक्टिस मैच होता है ना, उसी प्रकार से किसी टेक्स्ट को पढ़ने से पहले उस टेक्स्ट या टॉपिक पे बेस्ड जब आप इन जनरल क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चा मेंटली और साइकोलॉजिकली तैयार हो रहा होता है उस टेक्स्ट को ग्रास्प करने के लिए। सो व्हेन यू आर आस्किंग इन जनरल क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक विच इज गोइंग टू बी रेड, अगर आप पढ़ाए जाने वाले चीज से संबंधित सामान्य प्रश्न पूछते हैं तो दो चीजें होती हैं। पहली चीज, बच्चा साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़े जाने वाली चीज के लिए तैयार हो रहा होता है, और दूसरी चीज, ही विल बी इन अ पोजीशन टू कनेक्ट द टेक्स्ट विथ हिज रियल लाइफ सिचुएशन। वो पढ़े जाने वाली चीज को अब अपने वास्तविक जीवन के साथ जोड़ पाएगा। क्योंकि आपने क्या क्वेश्चन उनसे पूछा? आप में से कितने लोग उद्यान गए हो? हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू पार्क? हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू मार्केट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू ताजमहल? और वो पूरा का पूरा टेक्स्ट ताजमहल के बारे है। अब अगर बच्चा गया था वहां पर तो बच्चे ने अपने परसेप्शन, प्रत्यक्ष का इस्तेमाल करके वहां की कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया था। अब जब वो टेक्स्ट पढ़ेगा तो ही विल बी इन अ पोजीशन टू कनेक्ट, एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन हिज रियल लाइफ एक्सपीरियंस, जो उसने अनुभव किया है, और वो जो पढ़ने वाला है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी का सिंपल सा मतलब क्या हुआ? आस्किंग इन जनरल क्वेश्चन on the topic going to be read। जो चीज पढ़ी जानी है उस पर आप एक सामान्य प्रश्न पूछिए। वंस अगेन इसका कारण क्या बनेगा? वाई। तो जो लर्नर है, लर्नर could connect text with real life scenario, ताकि बच्चा पढ़े जाने वाली चीज को अपने वास्तविक जीवन के अनुभव के साथ क्या कर सके? जोड़ सके। अब जिस प्रकार की चीज आप पढ़ाने जा रहे हैं, लाजमी तौर पर ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन या डिस्कशन उसी टॉपिक को लेकर होगा। बच्चा पढ़ने जा रहा है ताजमहल का कॉन्टेक्स्ट में, आप उससे पूछ रहे हैं हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू रेड फोर्ट, कोई मतलब बनेगा? आप ताजमहल का टेक्स्ट पढ़वाने जा रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं आप में से कितने लोग लाल किला गए हो? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप फ्लावर्स के बारे पढ़ाना चाह रहे हो तो फ्लावर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लो, ट्रीज के बारे पढ़ाना चाह रहे हो तो ट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लो, हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे बताना चाह रहे हो तो हिस्टोरिकल प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लो।
मेक देम मेंटली प्रिपेयर्ड, उनको मानसिक तौर पर तैयार करो कि बेटा अब तुम इसको पढ़ने वाले हो। दिस इज द टू इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। तीसरा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या कहा गया है? थर्ड इंपॉर्टेंट प्री रीडिंग एक्टिविटी कौन सी है? इसको कहते हैं KWL चार्ट मेकिंग। KWL चार्ट मेकिंग। व्हाट इज KWL चार्ट मेकिंग? K का मतलब होता है नो, यानी कि जानना। W स्टैंड फॉर वांट टू नो, जो जानने की इच्छा हो। और L से मतलब होता है लर्न्ड, जो चीज सीखी जा चुकी हो। इट मीन्स व्हाट? आस्क अ लर्नर, आप अधिगमकर्ता को कहिए कि बेटा तुम लोग एक चार्ट बनाओ। किस चीज की चार्ट बनाओ? इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कौन सी चीज तुम पहले से जानते हो, कौन सी चीजें तुम्हें जाननी है, और कौन सी चीज तुम सीख चुके हो। अब आप बोलेंगे सर इससे क्या होगा? टीचिंग इज ऑलवेज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। शिक्षण हलवा नहीं है। समझना और समझाने में यही तो फर्क है। जब तक समझाना व्यवस्थित नहीं है तब तक वो समझाने की प्रक्रिया ही नहीं है। फर्ज कीजिए मैं आपको इस टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ाने लगूं, तो आप तो बिदक जाएंगे। तुरंत मैसेज आने लगेगा कि आयु सर का दिमाग खराब हो गया है। क्यों? क्योंकि मेरे टीचिंग मेथोडोलॉजी में एक चीज मिस हो गई, जिसको कहते हैं सिस्टमैटिक डिलीवरी। तो जब आप एक बच्चे से जानता वो क्या है, क्या जानना चाहता है और वो क्या सीखा है, जब आप इसको लेकर एक फ्लो चार्ट बनवाते हैं, तो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू सिस्टमेटाइज द टीचिंग। आप अधिगम को और शिक्षण को व्यवस्थित करना चाहते हैं। तो KWL चार्ट का सिंपल सा मतलब हुआ कि आस्किंग अ चाइल्ड टू प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ व्हाट ही नोज, वो क्या जानता है, व्हाट ही वॉन्ट्स टू नो, वो क्या जानना चाहता है, wants to know, and what has he learned, वो क्या सीखा है। पर्पस क्या है इसका? द सोल पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू सिस्टमटाइज टीचिंग प्रोसेस, ताकि अधिगम व्यवस्थित हो पाए। और जब अधिगम व्यवस्थित हो पाएगी, कोई भी चीज अगर सिस्टमेटाइज्ड है, कोई भी चीज अगर प्रॉपर ऑर्डर में है, कोई भी चीज अगर एक सीक्वेंस को फॉलो कर रही है, तो इट इज स्टूडेंट विल बी इन अ पोजीशन टू एक्वायर दोज थिंग इन अ मोर इजियर वे। बच्चे उस चीज को और सुगमता के साथ ग्रहण करने की स्थिति में आ पाएंगे। और क्या कर सकते हैं आप? आपको पता है कि आज आप बच्चे को क्या पढ़ने के लिए बोलने वाले हैं। आप टीचर है ना, आप तो पिछले 10 साल से क्लास 4 को कुछ पढ़ा रहे हैं, क्लास 4 को वही चैप्टर पढ़ा रहे हैं। आपको पता है कि चैप्टर नंबर 4 का एक टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। उस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स नाम के चैप्टर में कुछ वोकैबुलरी, कुछ न्यू वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। तो आप क्या एक काम कीजिए, जो बच्चा वोकैबुलरी को पढ़ने के दौरान एनकाउंटर करेगा, आप उन वोकैबुलरी को पहले ही बच्चों के समक्ष पेश कर दीजिए। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वोकैबुलरी प्रीव्यू। जैसे जब आप YouTube देखते होंगे तो आपने गौर किया होगा, अच्छा यूट्यूबर पूरे के पूरे वीडियो से पहले 60 सेकंड के पूरे वीडियो का निचोड़ देता है, जिसमें छोटे छोटे क्लिप को मर्ज करता है, जो पूरे वीडियो की क्लिप होती है। अब वो देकर क्या करना चाहता है? प्रीव्यू डज 2 थिंग्स। प्रीव्यू 2 चीजें कर रही हैं। पहली चीज क्या?
बतौर ऑडियंस आपके मन में क्यूरियोसिटी आती है, अच्छा ये चीज भी देखने को मिलेंगी। इन द सेम वे, अगर बच्चा किसी चीज को पढ़ने के दौरान न्यू वर्ड्स को एनकाउंटर करेगा तो उन न्यू वर्ड्स की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो बच्चों को पहले दे दीजिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वोकैबुलरी प्रीव्यू, है ना। वोकैबुलरी प्रीव्यू का मतलब एन एक्टिविटी वेयर a learner is exposed to the words that he is going to encounter का मतलब यहां सामना करना, encounter in the coming text, यानी कि बच्चा जो पढ़े जाने वाले चीज में न्यू वर्ड्स को एनकाउंटर करेगा, जिनका सामना करेगा, आप उनसे रिलेटेड बिटवीन क्या कर सकते हैं, आप उससे संबंधित चीज को पहले ही बता सकते हैं। प्रियंका जी का प्रश्न आया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लो एंड नो एंड लर्नड? देयर इज वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन नो एंड लर्नड। नो कम्स फ्रॉम द वर्ड नॉलेज एंड नॉलेज हैज टू पार्ट्स। ज्ञान के दो क्षेत्र होते हैं, ज्ञान प्राप्ति के स्रोत और ज्ञान प्राप्त करने वाला, सोर्स ऑफ नॉलेज एंड द पर्सन हु इज having that knowledge. When we say learned is a complete process. अधिगम एक पूरी प्रक्रिया है, जिस पूरे प्रक्रिया में सूचना के बाहरी हिस्से से लेकर और अंतः प्रोसेसिंग तक, इंटरनल प्रोसेसिंग तक की प्रक्रिया शामिल होती है। बहरहाल दिस पर्टिकुलर टॉपिक आपको और बेहतर समझ में आएगा जब आप सीडीपी में जीन प्याजे पढ़ेंगे। यहां पर कीप स्टिक टू दिस टॉपिक। जब हम उस टॉपिक को देखेंगे तो मैं आपको क्लियर बताऊंगा, जानना, जानते हैं, अधिगम और अधिगम करने में क्या अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। लर्न एक प्रोसेस है, नो एक बायलैटरल संबंध है, जहां ज्ञान का विषय होता है और ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है। ठीक है, चलिए। बहरहाल इस प्रोसेस को क्या कहा गया? वोकैबुलरी प्रीव्यू। हां, वोकैबुलरी प्रीव्यू के बाद अगली चीज आप क्या कर सकते हैं? फिफ्थ थिंग, आपने बच्चों को बता दिया, एक मोटी जानकारी दे दी कि किस प्रकार के वर्ड्स उनको मिलने वाले हैं, सो दैट बच्चे जब उस वर्ड्स को देखें तो उससे अपने आप को रिलेट। हां, एक और चीज आप कर सकते हैं, स्टोरी प्रेडिक्शन। स्टोरी प्रेडिक्शन, व्हाट इज दिस स्टोरी प्रेडिक्शन? यू मस्ट हैव सीन कि आमतौर पर बच्चों के लिए जो पढ़ने की मटेरियल होती है उसके जो हेडलाइंस होते हैं, जिसको आप एक तरीके से पाठ का शीर्षक कहते हैं, हेडलाइन, वो हेडलाइन लगभग वही होता है जिसके बारे बात की जा रही होती है। तो स्टोरी प्रेडिक्शन का मतलब क्या है? आपने बच्चों को कुछ पढ़ने के लिए कहा, सपोज यू टेल अ चाइल्ड टू रीड समथिंग। अब जैसे ही वो बच्चा पढ़ने के लिए गया तो पढ़ने के दौरान यहां पर हेडिंग लिखी है, और मान लीजिए हेडिंग लिखी है माय फेवरेट प्लेस, मेरा प्रिय स्थान। अब स्टोरी प्रेडिक्शन का मतलब यह है कि बच्चों को उस स्टोरी की हेडलाइन, हेडिंग दिखाते हुए या फिर स्टार्टिंग स्टोरी के कुछ लाइंस को दिखाते हुए आप बच्चों को बोलिए कि इन दो लाइनों को पढ़कर या हेडिंग को पढ़कर अनुमान लगाओ, इन्फर करो, गेस करो कि यह स्टोरी किस चीज के बारे होगी। सो व्हेन वी से स्टोरी प्रेडिक्शन मीन्स allowing a child to guess the story by seeing the heading or few lines of the story which he is going to read. स्टोरी प्रेडिक्शन का मतलब है बच्चा जो कहानी पढ़ने जा रहा है उसके शीर्षक को या फिर उसके कुछ पंक्तियों को उसको बताते हुए उसको कहना कि बेटा गेस करो कि इस कहानी में क्या बात की जा रही होगी। अब आप बोलेंगे सर इससे क्या होगा?
इससे एक चीज होगी, इससे एक चीज होगी, जिस चीज को कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चा चिंतन करेगा, इससे एक चीज बढ़ेगी जिसको कहते हैं इन्फेरेंशियल स्किल, अनुमान करने की क्षमता, अनुमान कौशल। क्योंकि बच्चा अभी कंप्लीट टेक्स्ट पढ़ा नहीं है। द लर्नर हैज नॉट रेड द टेक्स्ट। जब वो पूरा टेक्स्ट पढ़ेगा तो वो पूरे टेक्स्ट का मतलब समझ पाएगा। आपने उसके मेंटली प्रिपेयर करने के लिए, उसको एंगेज करने के लिए, एंगेजमेंट, उसको व्यस्त करने के लिए, एंगेज करने के लिए आपने उसको एक एक्टिविटी दी। और वो एक्टिविटी क्या था? जो स्टोरी वो पढ़ने वाला है उसके हेडिंग को देखकर या उसके चंद लाइंस को देखकर इन्फर करो, अनुमान लगाओ कि ये स्टोरी किस चीज के बारे होगी। So when we talk about story prediction का मतलब क्या है? स्टोरी प्रेडिक्शन का नाम ही स्टोरी प्रोडक्शन, allowing a learner to predict, allowing a learner predict, जेरंड पहले आ चुका है, allowing a learner predict the story based on its heading और few initial lines। इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, मतलब बच्चों को प्रारंभिक कुछ पंक्तियां दिखाकर या उसके शीर्षक को दिखाकर यह कहना कि स्टोरी किस चीज के बारे है, आप उसको क्या कीजिए? प्रेडिक्ट कीजिए। वंस अगेन द क्वेश्चन इज व्हाई। द सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, इससे बच्चों में एक चीज का विकास होगा जिसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। इसमें एक बच्चों के अंदर एक चीज का विकास होगा जिसको इन्फेरेंशियल स्किल कहते हैं, अनुमान करने का कौशल। इससे एक चीज आएगी जिसको टीचिंग एंगेजमेंट कहते हैं। बच्चों को पढ़ाने के दौरान आप व्यस्त रख पाएंगे। इट मींस व्हाट? लर्नर विल बी एंगेज्ड। वो व्यस्त होंगे, और जब व्यस्त होंगे तो वंस अगेन एवरीथिंग विल बी पर्पसफुल, है ना? He will also use the schema। अब ये सारे के सारे क्या हैं? प्री रीडिंग एक्टिविटी। दूसरा पक्ष क्या था? पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी। ये तो और आसान है, ये तो खूब धड़ल्ले से किया जाता है। पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी, आपने बच्चे को कुछ पढ़ने के लिए कहा, आप खुद सोचिए, उसके बाद आप एज अ टीचर सबसे पहला काम क्या करते हैं? मैं बताऊं क्या करते हैं? आप और हम एक चीज पे बड़ा जोर देते हैं, बेटा tomorrow I will ask summary of chapter number 4। कल मैं चैप्टर नंबर 4 के समरी को आपसे पूछ, क्या है ये समरी? What is this summary? Summarization is a process। Summarization and retelling is a process। जब हम पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी को कहते हैं तो सबसे पहली एक्टिविटी क्या होती है? रीटेलिंग एंड समराइजेशन। रीटेलिंग एंड समराइजेशन का मतलब क्या है? वॉट यू हैव रेड, एक्सप्लेन द क्रक्स इन योर ओन वर्ड्स। आपने क्या पढ़ा है और किस सीक्वेंस में पढ़ा है, उस सीक्वेंस को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। यही तो समरी है। अब आप बोलेंगे सर इससे क्या होगा? अभी आप खुद क्या कह रहे हो? समराइजेशन का मतलब क्या? आपने बच्चों को उनके शब्द में पढ़ी गई चीज को व्यवस्थित तरीके से पेश करने के लिए कहा। माइंड यू, समरी शुड ऑलवेज फॉलो अ सीक्वेंस। समरी का मतलब यह नहीं होता है कि आप ओवरऑल मीनिंग बताएं। नो, समरी मीन्स व्हाट यू हैव रेड मस्ट हैव अ सीक्वेंस। आपने जो भी कहानी पढ़ी होगी उसका एक सीक्वेंस होगा। मिसाल के तौर पर एक राजा होगा, फिर उसकी शादी हुई होगी, फिर उसके बच्चे हुए होंगे, तब वो राजा वनवास के लिए गया होगा, एग्जाइल में गया होगा, गुप्तवास में गया होगा,
समरी इसी सीक्वेंस को फॉलो करनी चाहिए। समरी डजंट मीन्स कि जब आप समरी सुने तो बच्चा बोले कि पहले बच्चा था, बच्चा ने राजा को पैदा कर दिया, राजा के बाद रानी पैदा हुई और तब रानी चली गई वनवास में। दिस इज नॉट समरी। तो when you retell me or summarize the story, it means you are asking a child to narrate. It is the narration of the main idea and sequence. Mind you, कृपया ध्यान दीजिए, sequence of the story या of the text in the words of a learner. बच्चे के शब्दों में पढ़ी गई चीज का निचोड़ और प्रॉपर सीक्वेंस, उस टेक्स्ट की जो प्रॉपर सीक्वेंस है, यही बताने को रिटेलिंग एंड समराइजेशन कहते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर इसका पर्पस क्या, पर्पस क्या होगा भाई, पर्पस क्या होगा? वंस अगेन द क्वेश्चन इज व्हाई। सबसे पहली बात क्या, बच्चा अपने शब्दों में चीजों को गढ़ रहा है, मींस उसकी भाषाई कौशल का विकास होगा, लिंग्विस्टिक स्किल्स। दूसरी बात, बच्चा उसी सीक्वेंस में कहानी बता रहा है जिस सीक्वेंस में कहानी थी। जिस सीक्वेंस में कोई तथ्य हो, उस तथ्य को उसी सीक्वेंस में याद करने के लिए जो स्मृति काम करती है, उसी स्मृति को रोट लर्निंग कहते हैं। रोट लर्निंग हमेशा निगेटिव इंप्लीकेशन नहीं है। रोट लर्निंग ऑलवेज गेट्स एसोसिएटेड विथ फैक्ट्स। तथ्यों के साथ रोट लर्निंग जुड़ती है। जिस सिस्टम में जो चीजें हैं उसको उसी तरीके से पेश करने के लिए जिस प्रकार की स्मृति चाहिए, वही रोट लर्निंग है। तो अगर आपने सिस्टमैटिक तरीके से बच्चों को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा वही स्टोरी, इट मींस रोट लर्निंग इन अ चाइल्ड विल ऑल्सो गेट बूस्ट, will also get boost। मतलब बच्चों के अंदर तथ्यों को पेश करने से संबंधित जो रोट लर्निंग के का कौशल है, उसका भी विकास होगा। दूसरा पोस्ट लर्निंग एक्टिविटी आप क्या कर सकते हैं, स्टोरी मैपिंग। ये बच्चों से आप क्या करवाइएगा, आप भी अपने लाइफ में कीजिए स्टोरी मैपिंग। और मैं जो आपको करवाता हूं वो स्टोरी मैपिंग ही है। ये जो पॉइंटर्स के तौर पे हम काम करते हैं वो स्टोरी मैपिंग ही है। स्टोरी मैपिंग का मतलब क्या है, आपने जो भी चीज पढ़ा उस पूरे के पूरे पढ़े गए चीजों में कुछ मेन कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे मैं यहां क्या कहता हूं, कीवर्ड्स हैं, बार बार कहता हूं ना। तो मैपिंग का मतलब क्या है, बच्चे ने जो पढ़ा उसमें मेन कैरेक्टर से रिलेटेड थीम, इसके मैप को तैयार करना, एक नक्शा तैयार करना। अब आप बोलेंगे कि सर नक्शा तैयार करने से क्या होगा। एक बात बताइए, जब मैं आपको किसी प्रोसेस को ऐसे करके बताता हूं कि इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन के बाद रिसीवर आया, प्रियंका जी आपके सवाल का जवाब भी मैं दे रहा हूं, रिसीवर के बाद इंफॉर्मेशन आया, रिसीवर आया, प्रोसेसिंग हुई और प्रोसेसिंग के बाद कंसेप्ट बना। सूचना थी, सूचना प्राप्त करने वाला था, सूचना प्राप्त करने वाले ने सूचना को प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद सूचना को एक अवधारणा का रूप दे दिया। जब मैं आपको यह फ्लो चार्ट बनाकर कोई चीज बता रहा हूं तो बतौर लर्नर आप क्या समझ रहे हैं, इंफॉर्मेशन रिसीवर के पास गई, रिसीवर ने प्रोसेस किया होगा, प्रोसेस कंसेप्ट बनाया होगा और इसी प्रोसेस को हम लर्निंग कहते हैं। दिस इज व्हाट भाई, दिस इज मैप। ये मैपिंग क्या कर रही है,
मैपिंग आपकी समझ को ऑर्गेनाइज कर रही है, व्यवस्थित कर रही है। मैपिंग आपको अलाउ कर रही है कि आप समझ पाए कि पूरे के पूरे स्टोरी में, पूरे के पूरे टॉपिक पर किस प्रकार से फ्लो बना था। So when you ask a child for story mapping means he will map the characters, he will map the setting of the story, which will ऑर्गेनाइज हिज अंडरस्टैंडिंग। तो वे स्टोरी मैपिंग की जब हम बात करते हैं तो जैसे यहां पर आपकी समझ ऑर्गेनाइज हो रही है ना, कि सर सूचना प्राप्त करने वाले ने सूचना को प्रोसेस किया, प्रोसेस के बाद एक कंसेप्ट बनी। इसी प्रोसेस को आपने नीचे लिखा है सर लर्निंग, अधिगम। मतलब अधिगम प्रक्रिया यह है, आपकी समझ ऑर्गेनाइज हुई। इन द सेम वे जब आप बच्चों को स्टोरी मैपिंग करने के लिए कहते हैं तो स्टोरी मैपिंग का सिंपल सा मतलब क्या होता है, यू अलाउ अ चाइल्ड, आप एक बच्चे को कहते हैं, क्या कहते हैं, मैप द कैरेक्टर्स, मैप द सेटिंग ऑफ द स्टोरी। मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ मैपिंग characters and setting of the story। अब फिर से वही सवाल है, सर क्यों करते हैं? तो क्यों का जवाब मैंने क्या दिया, व्हाट इज द आंसर टू द क्वेश्चन वाई? टू ऑर्गेनाइज अंडरस्टैंडिंग, समझ को व्यवस्थित करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग, समझ को व्यवस्थित करने के लिए काम किया जा रहा है। और आप क्या कर सकते हैं, आपने पढ़ाने से पहले वोकैबुलरी का प्रीव्यू दिया था। अब बच्चे, आपने जो वोकैबुलरी का प्रीव्यू दिया, बच्चे ने उस वोकैबुलरी को देखा, न्यू वर्ड्स को देखा, तो बस वो देखकर क्या करेगा, निहारेगा क्या? क्यों ना अब आप एक काम करें, आप एक प्रोसेस कर लें, आप एक एक्टिविटी कर लें जिसको वोकैबुलरी रीइंफोर्समेंट कहते हैं। वोकैबुलरी रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, सुदृढ़ीकरण, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब मजबूत करना। वोकैबुलरी कैसे मजबूत होगी? बच्चे ने जो नए वर्ड्स देखे हैं अब स्टोरी में, है ना, जिन चीजों को बच्चे ने देख रखा है, अब उस चीजों के इस्तेमाल को उसको करने को कहिए। बिना इस्तेमाल किए हुए, बिना यूज किए हुए बच्चा उस वोकैबुलरी के ऊपर कमांड कैसे कर पाएगा? तो वोकैबुलरी रीइंफोर्समेंट का मतलब यू आर आस्किंग अ लर्नर, आप एक बच्चे को कह रहे हैं कि यूज द न्यू वर्ड्स यू हैव लर्न्ड बाय मेकिंग न्यू सेंटेंसेस। आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अब नए नए वाक्य बनाइए, आप नए नए वाक्य बनाइए, इसको इस्तेमाल में लाइए। अब उसके लिए आप अलग अलग काम कर सकते हैं, मैपिंग करवा दीजिए, मैच द कॉलम, वर्ड ग्रिड करवा दीजिए। कुल मिलाकर करवाना यह है, आस्किंग अ चाइल्ड टू यूज द वर्ड्स दैट he has learned। एक बच्चे को उन शब्दावली को, उन शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए कहिए जो उन्होंने पढ़ा है, ताकि होगा क्या, व्हाट इज द पर्पस, वाई, ही विल बी अवेयर ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, है ना, या न्यू वर्ड्स, यूजेस ऑफ न्यू वर्ड्स। वो नए शब्दों के इस्तेमाल को लेकर और नए शब्दों को गढ़ने के कौशल को लेकर तैयार होगा। दिस इज कॉल्ड एज वोकैबुलरी रीइंफोर्समेंट। और आप क्या करवा सकते हैं, किसी भी स्टोरी को जब आप पढ़वाते हैं तो आपने देखा होगा कि हर एक स्टोरी में कहीं ना कहीं आर्ट की, कला की गुंजाइश होती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चों को कहा कि आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है फॉर एग्जाम्पल माय फेवरेट प्लेस या पार्क। दिस इज द टॉपिक टू बी रेड।
सो इफ यू आर आस्किंग अ चाइल्ड कि बेटा इस टॉपिक के ऊपर कोई ड्राइंग बनाकर दिखाओ, बढ़िया सा एक बढ़िया पार्क बनाकर दिखाओ, तो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू कंबाइन टेक्स्ट विथ आर्ट। आप अब पढ़े जाने वाली चीज को कला से जोड़ रहे हैं, और आर्ट जहां कहीं भी आता है ना, बात अपने आप इंटरेस्टिंग हो जाती है। आपका जब भी कभी मूड ऑफ हो तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? अपने मनपसंद गानों को सुनते हैं। वाई? बिकॉज म्यूजिक इज ए फॉर्म ऑफ आर्ट। आपका जब कभी भी मन उदास हो और आप डांस के प्रेमी हैं तो क्या करते हैं? क्लासिकल डांस को देखते हैं। वाई? डांस इज द फॉर्म ऑफ आर्ट। अब बहुत ज्यादा अपसेट हो, आपको बिल्कुल अब ऐसी स्थिति आ गई कि यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू कंट्रोल योर सेल्फ एंड यू लव पेंटिंग, तो आप क्या करते हैं? चित्र बनाते हैं। वाई? पेंटिंग इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट। जहां कहीं भी आर्ट आ गया ना, जहां कहीं भी कला आ गई, तो अब चीजें अक्षर तक सीमित नहीं रहेंगी। अब एक इमोशनल कनेक्शन बनेगा, भावनात्मक जुड़ाव बनेगा, और जहां कहीं भी भावना बीच में आ गई तो व्यक्ति अर्थपूर्ण तरीके से सीखने की स्थिति में आता है। आर्ट हैज अ पावर। कला के पास वो शक्ति है, इसको बाइंडिंग पावर कहते हैं, बाइंडिंग इफेक्ट। तो जब आर्ट के पास बाइंडिंग इफेक्ट है और मैंने कोई टॉपिक बच्चों को पढ़ा दिया, उनको रीड करवाने के लिए कह दिया, अब मैं चाह रहा हूं कि उसने जो पढ़ा है उससे वो खुद को रिलेट कर पाए, उसका एक इमोशनल कनेक्शन बन पाए, तो क्यों ना मैं वही एक्टिविटी करा दूं। बच्चे ने जो पढ़ा है उस पर मैं उसको ड्राइंग बनाने के लिए कह रहा हूं। बच्चे ने पढ़ा माई विजिट टू जू, चिड़ियाघर में मेरा एक दिन। अब चिड़ियाघर में मेरा एक दिन, चिड़ियाघर से संबंधित उसके किसी फेवरेट एनिमल का मैं उसको ड्राइंग बनाने के लिए कह दे रहा हूं। अब जब वो ड्राइंग बनाएगा ना, तो वो दो काम करेगा। पहली चीज, जो उसने जू का डिस्क्रिप्शन अपने टेक्स्ट में पढ़ रखा था, अब वो अपने आर्ट के थ्रू, अपने कला के थ्रू उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करेगा। दिस इज कॉल्ड एज इमोशनल कनेक्शन, भावनात्मक संयोग। और जहां पर भावनात्मक संबंध बन गई, फिर से वही बात, लर्निंग विल बी पर्पसफुल बिकॉज इट विल बिकम मीनिंगफुल। क्योंकि ये अर्थपूर्ण बनेगी, क्योंकि ये आनंददायी बनेगी, तो लंबे समय तक टिकेगी। So why not encompass a new activity, and that new activity will be called as what? Drawing. That is asking a child, draw something of his choice, based on topic that he has read. बच्चों को जो वे पढ़े हैं उस पे आधारित अपने मन चाहा किसी कला के मार्फत से उसको संप्रेषित करने के लिए कहना। अगेन, व्हाट इज द पर्पस? द सिंगल पर्पस इज टू एस्टैब्लिश इमोशनल कनेक्शन विथ टेक्स्ट, ताकि वे जो पढ़े हैं उसके साथ वो भावनात्मक तरीके से जुड़ पाएं, और भावनात्मक तरीके से जुड़ने में मदद क्या करेगी? उसकी कला। और क्या कर सकते हैं आप? क्वेश्चन आंसर सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन। टॉपिक विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग रादर देन बिकम मोनोटोनस। वेरी गुड, है ना? एकल दिशात्मक या उबाऊ होने की बजाय पढ़े जाने वाली चीज दिलचस्प बनेगी और इंटरेस्टिंग बनेगी। एक बात बताइए, बच्चा कोई भी स्टोरी पढ़ेगा,
आपको नहीं लगता कि प्रत्येक स्टोरी में प्रश्न अपने आप छुपे होते हैं? देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट लाइज इन अ स्टोरी। किसी एक कहानी में कितने सारे प्रश्न छुपे होते हैं। देयर आर क्वेश्चन एसोसिएटेड विथ कैरेक्टर। बताओ इस कैरेक्टर का क्या नाम था, बताओ इस कैरेक्टर की शादी किससे हुई थी, बताओ ये कैरेक्टर कहां घूमने गया था। प्लीज पे वेरी काइंड अटेंशन। जब भी बच्चा कोई स्टोरी पढ़ता है तो एज अ टीचर आपके पास दो प्रश्नों की गुंजाइश होती है। यू कैन आइदर आस्क देम फैक्चुअल क्वेश्चन और यू कैन आस्क देम एनालिटिकल क्वेश्चन। माइंड यू, मैं एक छोटा सा आपको वृत्तांत बताता हूं। बच्चे ने एक स्टोरी पढ़ी जिस स्टोरी में एक व्यक्ति था जिसका नाम आयुष था। आयुष पेशे से शिक्षक था। ही वॉज अ टीचर बाय प्रोफेशन एंड ही यूज्ड टू टीच इन XYG यूनिवर्सिटी। एक दिन कुछ ऐसी घटना हुई, लेट द घटना बी एक्स, जिस एक्स घटना के कारण उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने आयुष को बुलाया और कहा कि नाउ यू विल बी टेकिंग द क्लासेस आउट ऑफ द कॉलेज सेशन ऑल्सो। अब आप कॉलेज के सत्र के बाद भी क्लास ले सकते हैं। उसने कुछ रिलेटेड स्टोरी पढ़ी। इस पूरे के पूरे छंद में एज अ टीचर आपके पास दो गुंजाइश है। पहली गुंजाइश क्या है? आप फैक्चुअल क्वेश्चन दागिए। आस्क देम व्हाट वाज द नेम ऑफ द टीचर। द लर्नर विल आंसर द क्वेश्चन आयुष। आयुष वाज वर्किंग एज अ टीचर इन विच कॉलेज? XYG college. What was the profession of Ayush? He was a teacher. Who called Ayush one day? The principal. What was Ayush said by the principal? You can teach out of the college session or college timing also. ये तथ्यात्मक प्रश्न बन गए ना। बताओ इस किरदार का क्या नाम था, किरदार को किसने बुलाया। दूसरी गुंजाइश बनती है एनालिटिकल क्वेश्चन की, अन्वेषण आधारित प्रश्न की। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, तुम्हें क्या लगता है अगर प्रिंसिपल को आयुष ने कहा कि वो स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम के अलावा भी पढ़ा सकते हैं और अगर आयुष इस प्रपोजल को नहीं मानते तो क्या होता? What would have happened if Ayush Ranjan would have denied the proposal of principal? Now this is not a fact. अब यह तथ्य नहीं है क्योंकि यह स्टोरी में लिखा ही नहीं गया है। तो अगर तथ्य नहीं है, स्टोरी में लिखी नहीं गई, तो बच्चा सोचेगा, अन्वेषण करेगा, यह हो सकता था। सर ही मस्ट हैव बीन एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द कॉलेज। उनको सर कॉलेज से निकाल दिया जाता। कुछ ऐसी जवाबें मिलेंगी। तो व्हेन यू आर डूइंग क्वेश्चन आंसर सेशन, तो क्वेश्चन आंसर सेशन को ऐसे डिजाइन कीजिए कि कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल हो, और फैक्चुअल क्वेश्चन हमेशा किसको चेक करते हैं? रोट मेमोरी को। और कुछ क्वेश्चन रखिए एनालिटिकल, ये किसको चेक करते हैं? बच्चों के क्रिटिकल थिंकिंग को। तो आपने पढ़ाने के साथ साथ बच्चों में दो पैरेलल स्किल का भी डेवलपमेंट कर दिया। यू आर अलाउइंग देम टू थिंक क्रिटिकली, यू आर ऑल्सो अलाउइंग देम टू हैव गुड रोट मेमोरी। फैक्चुअल प्रश्न पूछ के रोट मेमोरी दुरुस्त हुई, और क्या हो सकता था यह सोच के क्रिटिकल थिंकिंग। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीचिंग? टीचिंग का सोल पर्पस क्या है? क्वालिटी इंहांसमेंट। अगर आपके पढ़ाने से मामला वहीं तक रह गया जहां तक एक लर्नर पहले से स्थापित था, तो यू आर नॉट अ गुड टीचर। इट्स बेसिक फैक्ट। अगर आपके पढ़ाने से पहले बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकता था और आपके पढ़ाने के बाद भी नहीं कर पा रहा है, तो फिर आपने पढ़ाया क्यों भाई? मत पढ़ाइए। तो और आपने इंट्रोडक्शन में ही लिख दिया है
कि आपके प्री एक्टिविटी और पोस्ट एक्टिविटी कराने के पीछे का लक्ष्य क्या है, कि बच्चे की समझ बेहतर हो पाए। और समझ बेहतर हो पाए मतलब क्या, बच्चा जो जानता है और बच्चा अब जो जान रहा है उसके बीच में एक डिफरेंस हो। दिस इज द थिंग दैट आई ऑलरेडी नो एंड दिस इज द थिंग दैट आई नाउ नो एंड देयर शुड बी अ डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस, कि मेरे पास x था अब x+5 है। दिस इज क्वालिटी एनहांसमेंट। करवाइए। और क्या करवा सकते हैं, रोल प्ले। भूमिका निर्वाह। भूमिका निर्वाह में क्या होता है, हर एक कहानी में कोई ना कोई कैरेक्टर होता है और हर एक कैरेक्टर का कुछ ना कुछ डायलॉग होता है। इफ यू आर अलाउइंग अ चाइल्ड टू डू रोल प्ले, ड्रामेटाइजेशन, रोल प्ले और ड्रामाटाइजेशन, ड्रामाटाइजेशन, नाट्य प्रस्तुति या भूमिका निर्वाह। जब आप किसी बच्चे को नाट्य प्रस्तुति या भूमिका निर्वाह करने के लिए कह रहे हैं तो बेसिकली आप चाह क्या रहे हैं, बच्चा उस कैरेक्टर के साथ खुद को जोड़ पाए, बच्चा उस कैरेक्टर के डायलॉग के साथ खुद को जोड़ पाए। सो रोल प्ले विल हेल्प, इट विल हेल्प अ लर्नर connect with the character and his dialogues। बच्चा अपने आप को कहानी के पात्र के साथ जोड़ पाए और पात्र के डायलॉग के साथ जोड़ पाए, इसके लिए ड्रामेटाइजेशन एक इंपॉर्टेंट पहल है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट, वेदर यू आर विथ प्री रीडिंग एक्टिविटी और यू आर विथ पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी, आप इनमें से कोई भी एक्टिविटी उठा लीजिए, पर्पस 4 ही होगा। पहला पर्पस, यू आर अलाउइंग अ चाइल्ड टू कनेक्ट विथ टेक्स्ट। दूसरा, यू आर मेकिंग देम इन अ पोजीशन सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, आप उनको बेहतर परिस्थिति में समझ बनाने के लिए कह रहे हैं। यू आर अलाउइंग देम टू बिल्ड इंटरेस्ट इन रीडिंग, आप उनको पढ़ने में जो अभिरुचि है वो जागृत करने में मदद कर रहे हैं। और यू आर मेकिंग रीडिंग अ एंजॉयबल एक्सपीरियंस, आप पठन को एक आनंदमयी अनुभव के तौर पर रखना चाह रहे हैं। अब आप प्री एक्टिविटी के तौर पर काम करवाइए, पोस्ट एक्टिविटी के तौर पे काम करवाइए। तो दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। और थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या था, अलग अलग रिसोर्सेस किस प्रकार से रीडिंग को असिस्ट करते हैं, उसके जवाब को देने के लिए हम पीडीएफ पर ही चल लेते हैं, है ना। तो दैट इस बार मैंने इस क्वेश्चन का पीडीएफ भी बहुत ही क्रिप्स और टू द पॉइंट बनवाया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। देखिए, यही सारे स्टेटमेंट्स आपको कमोवेश तरीके से मिलेंगे। ये इंट्रोडक्शन था। प्री रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी ये बच्चों में क्या करती है, तो बच्चों को टेक्स्ट के साथ जोड़ने में मदद करती है ना। बच्चों के इंटरेस्ट को बिल्ड करती है, बिल्डिंग इंटरेस्ट, उनकी समझ को बेहतर करती है और पढ़ने को एंजॉयबल एक्सपीरियंस बनाती है। दूसरा पक्ष हमने क्या देखा था, व्हाट आर द प्री रीडिंग एक्टिविटीज। सबसे पहली एक्टिविटी क्या मैंने बताया आपको, पिक्चर वॉक। पिक्चर वॉक का मतलब क्या, बच्चे को कोई पिक्चर दिखाइए और बच्चे को कहिए प्रेडिक्ट करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए कि इस पिक्चर में क्या कौन सा टेक्स्ट हो सकता है। इससे होता क्या है, स्कीमा बिल्डिंग। दूसरी चीज मैंने क्या बताई आपको, डिस्कशन एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप जो पढ़ाने जा रहे हैं उस पर एक सिंपल क्वेश्चन पूछिए, जैसे यहां पर एग्जाम्पल दे रखा है, हैव यू एवर विजिटेड टू अ मार्केट, क्या तुम कभी बच्चे बाजार गए हो, क्या तुम किसी उद्यान में गए हो, क्या तुम ताजमहल गए हो, क्या तुम लाल किला। जो पढ़ाना है उस टॉपिक से रिलेटेड एक इन जनरल क्वेश्चन। इससे होगा क्या, चिल्ड्रन विल बी इन अ पोजीशन टू रिलेट, बच्चा जोड़ पाएगा अपने व्यक्तिगत अनुभव को अपने टेक्स्ट से। तीसरा प्रोसेस क्या था, KWL चार्ट। व्हाट इज KWL चार्ट, K स्टैंड्स फॉर नो, बच्चा जो पहले से जानता है। W स्टैंड्स फॉर वांट टू नो, जो बच्चा जानना चाहता है। एंड L स्टैंड फॉर लर्न्ड, जो सीखा जा चुका है। यह काम क्या करेगी, आपके पढ़ाने को सिस्टमेटाइज करेगी। इट विल मेक टीचिंग अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, है ना। और अगला प्रोसेस क्या बताया, वोकैबुलरी प्रीव्यू। बच्चा जो चीज पढ़ने वाला है और उसमें जो वर्ड्स आने वाले हैं, उन वर्ड्स को बच्चों को आप पहले ही उससे परिचित करवा दीजिए, अलग अलग तरीकों से, फ्लैश कार्ड से,
पिक्चर के थ्रू, ताकि जब बच्चा उसको पढ़े तो वो कनेक्ट कर पाए वर्ड से। अगली प्रोसेस क्या है? स्टोरी प्रेडिक्शन। कहानी के कुछ अंश को दिखाते हुए उनको प्रिडिक्ट करने के लिए कहिए कि कहानी में क्या हुआ होगा, इन्फर करने के लिए कहिए। इससे इन्फरेंशियल स्किल बूस्ट होता है, एनालिटिकल पावर बूस्ट होती है। अब वो हेडिंग दिखा के भी काम चल सकता है या स्टोरी के इनिशियल लाइंस को दिखा के भी काम चल सकता है। यूजिंग क्लूज, क्लू का मतलब क्या होता है? हिंट। फ्रॉम द टाइटल, जो शीर्षक है, या फर्स्ट फ्यू लाइंस, प्रथम कुछ पंक्तियों से, और क्लू दिखाते हुए बच्चों को आप ये बोलिए कि स्टोरी में क्या हुआ होगा, ये आप प्रेडिक्ट कीजिए। दीज आर द प्री रीडिंग एक्टिविटी। पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी में क्या बताया था? सबसे पहला काम रिटेलिंग और समराइजेशन। व्हाट इज समराइजेशन? बच्चे को अपने शब्द में स्टोरी की सीक्वेंस और स्टोरी के मेन आइडियाज रखने के लिए कहिए। अलाउइंग अ चाइल्ड टू नरेट द मेन आइडियाज और सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन देयर ओन वर्ड्स। अब इससे होगा क्या? एक तो बच्चा अपने लैंग्वेज में रख रहा है तो लिंग्विस्टिक स्किल बूस्ट होगी, और दूसरा सीक्वेंस में चीजों को रखने के लिए रोट लर्निंग काम आती है, रोट मेमोरी काम आती है, रोट मेमोरी दुरुस्त होगी। दूसरा काम क्या बताया? स्टोरी मैपिंग, फ्लो चार्ट के थ्रू, है ना? कैरेक्टर, इवेंट, पूरी की पूरी सेटिंग, इसको लेकर एक मैपिंग तैयार करना। इससे होता क्या है? बच्चा अपने समझ को ऑर्गेनाइज कर पाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इंफॉर्मेशन, रिसीवर, प्रोसेसिंग और कॉन्सेप्ट, और इस पूरे प्रोसेस को क्या लिखा? लर्निंग। तो इस फ्लो को समझने में आपको आसानी हुई। यही काम जब स्टोरी में होगा तो स्टोरी मैपिंग कही जाएगी। और क्या बताया? ड्राइंग और क्राफ्ट वर्क। बच्चे ने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड क्यों ना उसको कोई ड्राइंग बनाने के लिए कहा जाए। कारण क्या है? ताकि बच्चा उस टेक्स्ट के साथ इमोशनल कनेक्शन एस्टैब्लिश कर पाए, भावनात्मक जुड़ाव लगा पाए। और क्या पक्ष था? क्वेश्चन आंसर सेशन। अब मैंने क्या बताया? किसी भी स्टोरी में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आपको मैंने आयुष का एग्जांपल दिया, जो आयुष एक टीचर था किसी कॉलेज में। तो देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। वन क्वेश्चन इज कॉल्ड एज फैक्चुअल, तथ्यात्मक, और दूसरे को कहते हैं इन्फरेंशियल। फैक्चुअल क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो रोट मेमोरी दुरुस्त होगी, इन्फरेंशियल क्वेश्चन पूछेंगे तो उसकी एनालिटिकल पावर दुरुस्त होगी। और क्या बताया आपको? रोल प्ले। बच्चे ने जो पढ़ा है उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर होंगे, कैरेक्टर के कुछ ना कुछ डायलॉग्स होंगे, तो बच्चा जब रोल प्ले करेगा तो उस कैरेक्टर के साथ खुद को जोड़ पाएगा। रोल प्ले और ड्रामेटाइजेशन। वोकैबुलरी रिइंफोर्समेंट। अब जो बच्चे ने नए नए वर्ड्स को सीखा है, उस नए नए वर्ड्स के यूजेस को उनको बताइए। आस्क देम टू फ्रेम सेंटेंसेस। उसके लिए आप अलग अलग टैक्टिक का यूज कर सकते हैं, मैपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैचिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। दीज आर पोस्ट लर्निंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या था? कि कैसे अलग अलग रिसोर्सेज रीडिंग को सपोर्ट करती है। अब देखिए, रीडिंग कॉर्नर का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा, एक बात आप खुद बताइए, अगर आपके घर में कोई एक ऐसी जगह है जिस जगह को आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा रखे हैं, बढ़िया सा सोफा लगा रखे हैं, बढ़िया सी वहां पे लाइटिंग है, देयर इज प्रॉपर लाइटिंग, देयर आर गुड सेल्फ, देयर आर सोफा कुशंस, और आपने वहां पर किताबें लगा रखी हैं, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज रीडिंग कॉर्नर। अब अगर रीडिंग कॉर्नर कोजी है, आरामदायक है, फैसिनेटिंग है, प्रॉपर लाइटिंग है वहां पर, तो बच्चा इनवॉलेंटरीली, अनैच्छिक रूप से ही किताब को उठाने लगेगा, क्योंकि माहौल है ना किताब उठाने का। और जब बच्चा अपने इच्छा से किताब उठाएगा, तो कल की क्लास में हमने क्या देखा था? एक्सटेंसिव रीडिंग। बच्चा इंटेंसिव रीडिंग करे ना करे, एक्सटेंसिव रीडिंग जरूर करेगा। मतलब एक बार वो सरसरी निगाह से देखेगा कि इस किताब में क्या बात लिखी गई है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट रीडिंग कॉर्नर का सिंपल सा मतलब क्या है? अ प्लेस विच इज सुटेबल फॉर रीडिंग। आप अपने घर में किसी ड्राइंग रूम के किसी कॉर्नर में या किसी स्कूल के लाइब्रेरी को आप बढ़िया तरीके से सजा दीजिए, प्रॉपर लाइटिंग रखिए, प्रॉपर वाइब रखिए, कोजी इन्वायरमेंट रखिए, आरामदायक माहौल रखिए, बच्चा स्वाभाविक तरीके से बुक को पिक करेगा। ही विल बी एबल टू पिक द बुक्स इंडिपेंडेंटली, अपनी इच्छा से बुक पिक करेगा। और भले ही वो गहन पठन कर पाए ना कर पाए, इंटेंसिव रीडिंग कर पाए ना कर पाए, एक्सटेंसिव रीडिंग वो जरूर करेगा। और कल ही आपने देखा था, एक्सटेंसिव रीडिंग करने से क्या होता है? फ्लुएंसी बढ़ती है। दूसरा तरीका क्या है? चिल्ड्रन बुक एंड मैगजीन।
बच्चों के लिए किताब और मैगजीन, ये तो मैं आपको कितने दिन से बताते हुए आ रहा हूं। जैसे ही टेक्स्ट का मूड चेंज होगा, जैसे ही टेक्स्ट का मूड चेंज होगा, तो टेक्स्ट का सेंटेंस फॉर्मेशन चेंज होगा। कॉमिक जिस हिसाब से लिखी जाती है, नॉवेल जिस हिसाब से लिखी जाती है, न्यूज़पेपर उस हिसाब से लिखी जा सकती है? द आंसर इज नो। तो व्हेन अ चाइल्ड इज रीडिंग वैरायटी ऑफ बुक्स एंड मैगजीन्स, तो ही इज गेटिंग एक्सपोज्ड टू डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग स्किल्स। वो अलग अलग प्रकार के लेखन कौशल से एक्सपोज होता है। अलग अलग जेनर का मतलब शैली, अलग अलग लिखने की शैली को समझता है, उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा होती है। दैट्स व्हाई दिस इज एसेंशियल। और क्या है? पोस्टर एंड पिक्चर कार्ड्स। पोस्टर एंड पिक्चर कार्ड क्या करेगी? कोई भी पोस्टर हो या पिक्चर हो। व्हाट इज पिक्चर? कोई आपसे पूछे पिक्चर क्या है, तो सिंपल सा इसका जवाब क्या होगा? कोई भी पिक्चर वास्तव में किसी भी टेक्स्ट का पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी टेक्स्ट को जब आप चित्रात्मक तरीके से पेश करें, यही चित्र का पर्पस है। तो जब आप पिक्चर का यूज करते हैं, पिक्चर कार्ड का यूज करते हैं, तो बेसिकली आप विजुअल के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से बच्चों को न्यू वर्ड सिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चों की विजुअलाइजेशन भी अच्छी होती है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स विजुअलाइजेशन, और दूसरी बात, इंटरेक्शन बढ़ पाता है, क्योंकि यह चीज पिक्चर के फॉर्मेट में होती है। दैट्स व्हाई। उसी प्रकार से न्यूज़पेपर है ना? कल नहीं होगा तो कल मैं इस वाले पार्ट को एक बार फिर से डिस्कस कर लूंगा, है ना? तो देयर आर 6-7 पॉइंट्स। तो ये वाला जो पार्ट है ना, डिफरेंट रिसोर्सेस, इस डिफरेंट रिसोर्सेस को हम कल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी गोपाल सर आ चुके हैं एंड आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट। तो इस वाले पार्ट को, डिफरेंट रिसोर्सेज दैट सपोर्ट्स रीडिंग डेवलपमेंट, इसको मैं कल वापस से डिस्कस करूंगा। पीडीएफ यही रहेगा। तो अभी मैं पीडीएफ अपलोड करवा दे रहा हूं ताकि आप इसके ऊपर वाली चीजों को देख लें। बाद बाकी इसके नीचे वाली चीज को वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो विथ एम्पल ऑफ टाइम। आराम से हम इसको डिस्कस करेंगे, है ना? अब आप लोग आज अभी के लिए गणित की कक्षा कीजिए, बिकॉज वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट। इट इज ऑलरेडी गोइंग टू बी 8 o'clock, है ना? तो इसी कारण इसके आगे की चीज को, जैसा मैंने बताया, डिफरेंट रिसोर्सेज दैट सपोर्ट्स रीडिंग, वी विल डिस्कस टुमारो। अभी के लिए मैं पीडीएफ अपलोड करवा दे रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर वाली चीज को आप बेहतर तरीके से जो है वो ग्रैस्प कर पाए। ठीक, चलिए, विल मीट टुमारो। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस नाइट।